जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम विदेश नीति की एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं विदेश नीति के जानकार और विदेश नीति से संबंधित पुस्तकों के लेखक आदरणीय डॉक्टर उदय भान सिंह सर बहुत बहुत स्वागत है पुनः। धन्यवाद संदीप। साथियों, अभी तक हमने पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने राजीव गांधी जी की विदेश नीति पर एक विस्तृत चर्चा की और अब हम बात करने वाले हैं पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति के बारे में। साथियों, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा और इनके कार्यकाल में विदेश नीति के संदर्भ में बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट हुए, जिन पर हम एक एक करके सर से बातचीत करेंगे। और आप सब जानते हैं कि आर्थिक सुधारों की बात करें 1991 में सबसे बड़ा सुधार जो है इन्हीं के कार्यकाल में आर्थिक सुधार हुआ। तो सर, विदेश नीति के संदर्भ में आज हमारा मार्गदर्शन आप पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति पर करेंगे और हम मूल सवालों जवाबों की तरफ आगे बढ़ें। इससे पहले हम चाहेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव जी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। सब कहा जाता है कि उन्हें घरेलू और विदेशी 17 भाषाओं का ज्ञान था। वह बहुत ही योग्य कर्मठ राजनेता थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में हुआ। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करने के बाद केंद्रीय राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी उनको लेकर आती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वह गृह मंत्री का पद भी संभाल चुके थे, विदेश मंत्री का पद भी संभाल चुके थे। कुछ राजीव गांधी के शासन कार्यकाल में उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय, आज जिन नवोदय विद्यालय की हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव के ही बौद्धिक उत्पाद के रूप में हम इसे देखते हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव गांधी के शासनकाल में पीवी नरसिम्हा राव विदेश मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। 1991 में लोकसभा के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने इनकी अस्वस्थता को देखते हुए इनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया और इन्हें सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया था। लेकिन किस्मत का खेल बहुत निराला होता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद और पंडित नारायण दत्त तिवारी के लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना नेता चुना। इनके नाम पर सहमति हुई और इन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं पर कांग्रेस पार्टी में सहमति नहीं थी। जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अस्वस्थता के आधार पर टिकट नहीं दिया था, वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कुछ महीनों बाद बनता। जब ये प्रधानमंत्री बने तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इन्होंने पिछले दरवाजे से अर्थात राज्यसभा से संसद का सदस्य न बन करके आंध्र प्रदेश के नांदयाल लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत करके लोकसभा पहुंचे। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का व्यक्तित्व विशाल था, बट वृक्ष की तरह। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में उनको 2 गज जमीन भी नहीं दिया कि उनको याद में एक स्मारक बनाया जा सके। इन्हें 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। काफी दुखद घटना आपने बताई कि कांग्रेस सरकार में और भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली में यही नहीं शांति बल्कि कांग्रेस मुख्यालय में भी इनको 100 को कुछ घंटे तक नहीं रखने दिया गया। जब इनका 100 कांग्रेस मुख्यालय के पास पहुंचा तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस मुख्यालय में ताला बंद करवा दिया था। अब इससे बड़ी, जो व्यक्ति ने अपने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए दे दिया, उस व्यक्ति का 100 कांग्रेस मुख्यालय में कुछ घंटे तक रखने की अनुमति नहीं दी गई। बाहर रोड पर रखा गया और कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इससे अधिक निकृष्ट राजनीति क्या की जा सकती है? क्यों कहा जाता है कि इनके प्रधानमंत्रित्व काल के अंतिम दिनों में श्रीमती सोनिया गांधी और इनके बीच संबंध अच्छे नहीं रह गए थे।
निश्चित तौर पे सर, जिस हिसाब से आपने चीज़ें बताई, मुझे भी, मेरे लिए भी नया था, और बहुत सारे लोगों, हमारे दर्शकों के लिए भी बिल्कुल नई बात होगी। सर, ये तो रही हमारी आंतरिक चीज़ें, और हम आज विदेश नीति पर डिस्कस कर रहे हैं। हम आपसे अब पीवी नरसिम्हा राव जी के व्यक्तित्व की जो विविधता आपने बताई, निश्चित तौर पे उनके विदेश नीति में भी उतनी ही विविधता रही होगी। अब हम समझना चाहेंगे सर कि पीवी नरसिम्हा राव जी की विदेश नीति का प्रमुख या केंद्रीय तत्व क्या था? देखिए, पीवी नरसिम्हा राव ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री बने जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, कोल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, भारत के पास अपने आयात के लिए न्यूनतम जो विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए वह भी नहीं था। एक तरह से भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका था। सोवियत संघ टूट चुका था। सोवियत संघ का जो मुख्य देश रूस था वह कमजोर हो चुका था। दुनिया एक प्रकार से एक ध्रुवी हो चुकी थी। वही खाड़ी युद्ध समाप्ति की ओर था। कहीं न कहीं वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका की मोनोपोली स्थापित हो गई थी और भारत आर्थिक रूप से कमजोर। तो भारत के सामने चुनौती थी कि वह अपनी विदेश नीति को किस प्रकार संचालित करे जिससे कि उसके आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। अपने एक मित्र देश के कमजोर होने के कारण भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो गया था। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भारत में कोई ऐसा नेता नहीं था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके। तो पीवी नरसिम्हा राव का जो प्रधानमंत्री बनने का समय था, भारत की विदेश नीति का एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव ने जुलाई 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति लागू किया और अपनी विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति पर बल दिया। उनकी विदेश नीति का सार या केंद्रित तत्व था आर्थिक प्रगति के लिए भू राजनीतिक यथार्थवाद। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत की आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए हम विचारों से परे जाकर के विभिन्न देशों के साथ वास्तविकता और यथार्थवाद के आधार पर संबंध स्थापित करेंगे। देश के आर्थिक विकास, आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करें। संदीप, आपने जो पूछा कि भारत पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का केंद्रीय तत्व क्या था, तो उनकी विदेश नीति का केंद्रीय तत्व आर्थिक प्रगति के लिए भू राजनीतिक यथार्थवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा था। बहुत शानदार सर, बेहद नायाब तरीके से आपने इस चीज़ का विवरण दिया। अब थोड़ा सा और इसे हम आगे बढ़ाते हुए ये समझना चाहेंगे सर कि पीवी नरसिम्हा राव जी की विदेश नीति किन किन तत्वों पर आधारित थी? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति किसी एक तत्व पर फोकस न करके अनेक तत्वों पर फोकस थी। पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, या हम कहें कि भारतीय विदेश नीति के जो मूल तत्व उनको अपने में समाहित करते हुए नए बिंदुओं पर अपने को फोकस किया। पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का पहला तत्व पूरब की ओर देखो की विदेश नीति था। लुक ईस्ट पॉलिसी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनी आर्थिक कूटनीति के एक हिस्से के रूप में सूत्रपात किया। पूरब की ओर देखो की नीति के अंतर्गत उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, विशेषतः दक्षिण पूर्व एशिया के जो टाइगर कंट्री जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, यह दक्षिण पूर्व एशिया के टाइगर कंट्री कहे जाते हैं। आसियान अगर हम नहीं, आसियान में 10 देश उस समय, और लेकिन उनमें से 5 देश जो हैं जिनका मैंने अभी आपको नाम दिया टाइगर कंट्री, इनकी अर्थव्यवस्था काफी स्ट्रांग
उन्होंने पूरब के ओर देखो की नीति का मतलब दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को बहुआयामी बना। ऐतिहासिक आधार पर इन देशों के साथ हमारे बेहतर संबंध। जब पीवी नरसिम्हा राव ने पूरब की ओर देखो की नीति का सूत्रपात किया तो आसियान ने आगे बढ़ते हुए भारत को 1992 में आसियान रीजनल फोरम का सदस्य बनाने की घोषणा किया और 94 में भारत आसियान रीजनल फोरम का पूर्णतया सदस्य बना। 1996 में आसियान का भारत फुल डायलॉग पार्टनर बना। तो पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु था तत्व था पूरब की ओर देखो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का इजराइल के साथ पुनः राजनयिक संबंध स्थापित कर। हालांकि इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद ही भारत ने इजराइल को मान्यता दिया, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया गया। इजराइल में दूतावास नहीं खोले गए। पीवी नरसिम्हा राव ने इजराइल को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया। इजराइल के साथ सामरिक संबंध बनाने की घोषणा किया। इजराइल के साथ रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, खुफिया तंत्र और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने सहयोग करने के लिए बहुपक्षीय समझौता किया। यह पीवी नरसिम्हा राव का एक कड़ा निर्णय के रूप में जाना। तीसरा जो तत्व की बात करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव ने जो था, उन्होंने कहा कि बदले हुए दौर में जब दुनिया में वैश्वीकरण की आंधी चल रही है तो हमें अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारना होगा, क्योंकि राजीव गांधी के कार्यकाल के अंतिम दिनों में भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं रह गए थे। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव ने अपने आर्थिक एवं व्यापारिक लक्ष्य को साधने के लिए अमेरिका के साथ जो है अपने संबंधों को बहुआयामी बनाने का निर्णय लिया। अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए तो आर्थिक कूटनीति के माध्यम से अमेरिका के साथ हम अपने सामरिक और राजनीतिक संबंध सुधारने की बात। पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का चौथा महत्वपूर्ण तत्व था मध्य एशिया के देश और रूस के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाना। सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया में किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश जो थे यह मध्य एशिया के इन जो देश मध्य एशिया के देश खनिज तेल से, प्राकृतिक गैस से संपन्न देश है। तो भारत ने इनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना शुरू किया और रूस के साथ नए सिरे से अपने संबंधों को स्थापित। 1993 में भारत और रूस के बीच नई मैत्री संधि होती है। 1971 में जो रक्षा मैत्री संधि समझौता हुआ था 1991 में समाप्त हो गया था 20 वर्ष के लिए। उस दौरान सोवियत संघ का विघटन हो जाता, लेकिन बाद में 1993 में पीवी नरसिम्हा राव रूस की यात्रा करते हैं और वहां यात्रा के बाद वहां के प्रधानमंत्री बोरिस एल्त्सिन के साथ एक बहुआयामी समझौता करते हैं। तो रूस के साथ हमने अपने संबंधों को नया रूप दिया। पांचवा तत्व इनकी विदेश नीति का था परमाणु कार्यक्रमों को गुप्त रूप से संचालित करना। पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति की यह एक विशेषता थी, कम बोलो और अधिक काम करो। इसके अंतर्गत उन्होंने परमाणु कार्यक्रमों को बंद नहीं किया, अमेरिकी दबाव के बावजूद परमाणु कार्यक्रमों को जारी रखा। अमेरिका के दबाव के बावजूद परमाणु प्रतिषेध संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया। कहा तो यह भी जाता है कि 95 में इन्होंने परमाणु परीक्षण करने की योजना बनाई थी जिस पर काम भी चल रहा था, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट ने या अमेरिकी खुफिया एजेंसी को जानकारी मिल गई, जिसके बाद अमेरिकी दबाव पर इन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं किया। इनकी तो कहा जाता कि परमाणु को लेकर के, कार्यक्रमों को लेकर के यह गुप्त रूप से अपनी नीति को आगे बढ़ाया और
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के ऐसा करना यह जरूरी समझते थे। यही नहीं, इन्होंने सीमा विवाद के समाधान को भी प्राथमिकता दिया। कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व यह भी था, पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर कैसे बनाया जाए। सर, कहा जाता है कि नरसिम्हा राव जी ने पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए 93 में ईरान का दौरा किया था। हाँ, और पश्चिमी एशिया से भी संबंध उन्होंने। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव जो थे एक दूरदर्शी नेता थे। वह पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को मजबूत बनाना और संरक्षित करना चाहते थे। पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए उन्होंने ईरान की यात्रा, समय समय पर भारतीय शासकों द्वारा ईरान की यात्रा की जाती रही है। ईरान के साथ हमारे संबंधों में स्थिरता का अभाव देखने को मिलता। पश्चिम एशिया में के संदर्भ में नरसिम्हा राव ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया, तो ईरान के साथ यात्रा करके पश्चिम एशिया में भारत के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सर, अब विभिन्न देशों के साथ इनके विदेश नीति को समझने के बाद थोड़ा सा हमें ये समझाइए कि इनकी विदेश नीति की विशेषताएं क्या। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति की पहली विशेषता थी आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देना। यह आर्थिक कूटनीति के माध्यम से राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे, भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना चाहते थे। देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को संचालित करके विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे करके वह भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। पहली विशेषता हमने बताया आर्थिक कूटनीति को लेकर के। दूसरी विशेषता इनकी थी कि यह विचारधारा से परे यथार्थवाद पर बल देते थे, व्यवहारिकता पर बल देते थे। इनका सोच थी कि केवल विचारधारा से विकास नहीं होता, विचारधारा से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है। इसलिए इन्होंने इजराइल के साथ खुफिया तंत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया, आतंकवाद रोकने के संदर्भ में समझौता किया, भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता किया, भारत में कृषि के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। इन्होंने पश्चिम और पूरब दोनों को साधने का प्रयास किया कि विचारधारा से परे जाकर के हम व्यवहारिकता को हमें अपनाना होगा। यह एक विषय। तीसरा, इन्होंने पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना। यह भी कहा जाता है कि यह विस्तारित पड़ोस की बात कर, इसलिए इन्होंने ईरान के साथ संबंधों में सुधार की बात किया, म्यांमार के साथ संबंधों में सुधार की बात किया, या दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों में गर्मजोशी लाने का प्रयास। तो तीसरी विशेषता इनकी थी पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना और विस्तारित पड़ोस की नीति पर, जिसमें फिलीपींस वगैरह, हाँ फिलीपींस, पड़ोसियों के पड़ोसी जो होते हैं इनकी बात। फिर इनकी विदेश नीति का था, इन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सीमा विवाद को समाधान खोजना और सीमा विवाद के मुद्दे को अलग रख करके अन्य मुद्दों पर भी बातचीत। इनकी सोच थी कि सीमा विवाद का समाधान तुरंत नहीं निकल सकता है, इसलिए सीमा विवाद को अलग रख करके अन्य सहयोग के बिंदुओं को तलाशा जाए और विकास को बढ़ावा दिया जाए। इनकी विदेश नीति की एक और विशेषता थी, यह साहसिक और कड़े निर्णय लेने के लिए जाने गए। यह अल्पमत की सरकार चला रहे थे, लेकिन इनकी सौभाग्य था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश की सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर इनके गुरु अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उस समय विपक्ष के नेता थे, उनका पूर्ण सहयोग मिलता रहा। घरेलू मुद्दों पर भाजपा इनकी आलोचना करते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे
सुरक्षा के मुद्दों पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तथा मुरली मनोहर जोशी की तिकड़ी ने इनको भरपूर समर्थन दिया। जब इन्होंने इजराइल के साथ संबंध स्थापित किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा देर से उठाया गया परंतु एक साहसिक कदम है जिसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं कहा था। तो यह साहसिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, यह कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते। इनकी भी घरेलू परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं कर पाए आंतरिक मामलों, लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर बाह्य मामलों में इन्होंने कठोर कदम उठाया। इसके साथ साथ इनकी विदेश नीति का एक खूबसूरत पहलू यह भी था कि इन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रमों को, भारत के परमाणु कार्यक्रमों को गुप्त रूप से बनाए रखा। उस पर किसी भी प्रकार का उसमें बाधा या गतिरोध नहीं। इन्होंने अग्नि मिसाइल कार्यक्रम, पृथ्वी मिसाइल कार्यक्रम, एक तरह से कहें इनके कार्यकाल में मिसाइल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिली। बिल्कुल सर, अब थोड़ा सा हमें ये समझाइए कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके साथ पीवी नरसिम्हा राव की, देखिए पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध इनके कालखंड में जो थे मिश्रित रहे। 1991 में यह प्रधानमंत्री बनते। इन्होंने पाकिस्तान के यात्रा भी किया, सार्क द्विपक्षीय यात्रा न करके बहुपक्षीय यात्रा हुई जो सार्क के शिखर सम्मेलन के संदर्भों में। पाकिस्तान के साथ सभी प्रधानमंत्रियों के कालखंडों में संबंध उतार चढ़ाव रहा। किसी प्रधानमंत्री के कालखंड में पाकिस्तान के साथ संबंध बड़े अच्छे नहीं रहे, मिश्रित। नेपाल के साथ इनके कालखंडों में हमारे संबंध में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। श्रीलंका के साथ इनके कालखंड में संबंधों में सुधार का प्रयास किया गया। कहीं न कहीं जो था एलटीटी जो थी के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद एलटीटी कांग्रेस की सरकार से पूर्वाग्रह रखते थे, तो लंका की सरकार के साथ हमने बातचीत करके उनकी संप्रभुता को बनाए रखने में हमने सहयोग दिया। तो कहने का आशा है कि पड़ोसी देशों के साथ हमने संवाद को बढ़ावा दिया, विवाद को कम करने का प्रयास किया। लेकिन हम यह नहीं कह सकते संदीप कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर हो गए, लेकिन इन्होंने संवाद किया। चाइना के संदर्भ में क्या था? हाँ देखिए, चाइना के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश मंत्री के रूप में चाइना की यात्रा करके भारत और चाइना के संबंधों पर जो धूल जम गई थी, बर्फ जम गई थी, उसे थोड़ा कम करने का प्रयास किया। उसके बाद 1985 में राजीव गांधी ने चाइना की यात्रा किया और चाइना के साथ संबंधों को एक नई दिशा देने का प्रयास। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चाइना के साथ जो हमारे सीमा विवाद हैं उनका तुरंत समाधान नहीं निकल सकता। हमें सीमा विवाद को साइड में रख करके अन्य मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करनी होगी, क्योंकि चाइना उस समय तेजी से उभरती हुई एक आर्थिक ताकत बन चुका था, तेजी से उसकी अर्थव्यवस्था पर। तो इन्होंने चाइना के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया। आर्थिक मुद्दों को लेकर के चाइना के साथ हम आगे बढ़े, लेकिन 1993 में चाइना के साथ एक विशेष सीमा विवाद समाधान को लेकर के एक समझौता जिसमें दोनों पक्षों ने यह सहमति व्यक्त किया कि एक दूसरे के ऊपर बल का प्रयोग नहीं करें। आपने देखा होगा कि गलवान प्रकरण में चाइना और भारत के सैनिकों ने एक दूसरे के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, लात घूसे या डंडों से हमला किया, लेकिन बल उसी समझौते का दोनों देशों ने कहा कि हम सीमा पर जो है सैनिकों की संख्या में कटौती करेंगे और जो वर्तमान में एलएसी है
उसको हम तब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में स्वीकार करेंगे जब तक कि कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता। 1993 के यह समझौते में कहा गया कि दोनों देश सीमा विवाद का समाधान खोजने के लिए सतत रूप से बातचीत करेंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव ने चाइना के साथ सीमा विवाद का हल खोजने के लिए भी एक समझौता किया। सीमा विवाद को साइड में रख करके आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया और खोला। चाइना ने मुंबई में वाणिज्यिक दूतावास खोला, भारत ने शंघाई में वाणिज्यिक दूतावास खोला। तो पीवी नरसिम्हा राव ने के कालखंड में चाइना के साथ हमने अपनी आर्थिक कूटनीति को भी आगे बढ़ा, सामरिक समझौते भी किया और संबंध सुधारने का एक प्रयास किया। सर, पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का जो 93 के चीन के साथ जो समझौते की जिक्र आप कर रहे हैं, उसका महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि जो गलवान का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर, तो उसमें बहुत एक दूसरे के साथ मारामारी हुई, बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन गोलियां नहीं चली। वो 93 के समझौते का परिणाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चाइना और भारत दोनों इस समझौते का अनुपालन कर रहे हैं, जबकि सेनाओं में इतना तनाव है। हाँ, लेकिन सेनाएं समझौते का यह दोनों देशों की प्रतिबद्धता, दोनों देशों के संकल्प को दर्शाता है। शायद ये हो सकता है सर कि दोनों देश ये जानते हैं कि हम एक दूसरे के बराबर मजबूत हैं, लड़ेंगे भी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, यह भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी होता है कि हम समझौते का अनुपालन कैसे। ये विदेश नीति की एक जीत भी होती है सर। हाँ, कि एक होता है कि हमने जो है एक प्रतिबद्धता हमने दिखाई। बिल्कुल सर, अब बातचीत के अंत में थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, विदेश नीति के एक्सपर्ट होने के नाते आप थोड़ा सा बताएं कि आप पीवी नरसिम्हा राव जी को कैसे देखते हैं। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव जी को हम एक सुधारक के रूप में देते हैं, इस रूप में भी देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ने ऐसे समय में देश की बागडोर संभाला जब भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में पड़ चुकी थी। हमें कर्ज ने, पीवी नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट के से बाहर निकाला। एलपीजी, हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पुनर्जीवन दिया। पीवी नरसिम्हा राव ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष से सहयोग मांगा और विपक्ष ने सहयोग दिया भी। जैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेकर जनेवा में एक प्रस्ताव लाया था, उस पर जवाब देने के लिए बहस में भारत के विदेश मंत्री को जाना था। उस समय विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी थे। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव से स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे डाउट है कि हम भारत का सही तरीके से पक्ष न रख पाऊं। उन्होंने अपनी कमजोरी को शेयर किया तो पीवी नरसिम्हा राव चिंतित हो गए। ऐसे में उन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ चर्चा किया कि आखिर किसको भेजा जाए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी से बातचीत करनी चाहिए, जिन्हें आप अपना गुरु कहते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि वाजपेयी जी तो अनशन पर बैठे हुए हैं, बाबरी मस्जिद ढांचा गिरने के कारण बीजेपी के सारे नेता जेल में थे, वाजपेयी जी बाहर थे। तो हुआ कि उनसे बात कैसे करने जा, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि इस पर आपको जाना हो पड़ेगा, किसी अन्य को नहीं। तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा, जैसा मुझे कुछ लेखों में पढ़ने को मिला बचपन में, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम और आप दोनों चलते हैं और वाजपेयी जी के सामने प्रस्ताव रखते। चंद्रशेखर जी ने ओके बोला। दिन के उजाले में न जा करके रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री दो वाजपेयी जी के पास जाते हैं, जो दोनों वाजपेयी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। वाजपेयी जी के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो वाजपेयी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कल तक तो वाजपेयी सांप्रदायिक था, आज वाजपेयी सांप्रदायिक नहीं है। कल तक तो मैं गद्दार था, आज मैं गद्दार नहीं हूं। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि गुरुजी इस पर बाद में विचार विमर्श कर लेंगे, देश की अस्मिता का प्रश्न। वाजपेयी जी ने कहा मैं जाऊंगा, एक शर्त पर जाऊंगा कि मैं सीधे आने के बाद अनशन पर आऊंगा, मुझे यह नहीं कि तुम ले चल करके जेल में डाल दो।
या अनशन तोड़वा दो। लोगों ने वादा किया नहीं। वाजपेयी जी जाते हैं जनेवा और वहां पर बेनजीर भुट्टो देख करके, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, हतप्रभ रह जाते, कहते हैं वाजपेयी जी तो आप विपक्ष में थे, आप यहाँ पर कैसे आ गए? वाजपेयी जी ने कहा विपक्ष और पक्ष का कोई मतलब नहीं है मैडम, यह भारत का मतलब है। और वाजपेयी जी ने लगभग 2.5 घंटे कश्मीर के मुद्दे पर बोला और पाकिस्तान बैकफुट पर आया और प्रस्ताव को वापस लिया। वाजपेयी जी फिर आते हैं, दिल्ली वापस आते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर जी और शरद पवार, प्रणब मुखर्जी इत्यादि बड़े नेता उनके स्वागत के लिए तैयार होते हैं। वाजपेयी जी लेकिन वहां से सीधे अनशन स्थल पर जाते हैं, कहते आप लोगों के रास्ते अलग हो गए। एयरपोर्ट से वो दूसरी गाड़ी में बैठते हैं, प्रधानमंत्री दूसरी गाड़ी में बैठते हैं। और यह था पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति का एक पहलू कि राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए वह विपक्ष के लोगों का सहयोग लेना भी नहीं भूले, चाहे रात के अंधेरे में जाना हो, चाहे दिन के उजाले में जाना हो। कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे, समय समय पर वाजपेयी और आडवाणी से सलाह मशविरा करने के लिए उनके निवास स्थान पर भी जाया करते थे, वह संकोच नहीं करते। जबकि कांग्रेस के नेताओं को यह नागवार लगता था कि उनसे परामर्श करने के लिए क्यों जाते हैं। यह उनकी विदेश नीति का एक खूबसूरत पहलू था कि हम न केवल महाशक्तियों के साथ लेना चाहते हैं, बल्कि देश में जो विपक्ष है उसको भी अपनी विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। सर बहुत शानदार तरीके से यह बात आपने बताई। अटल जी जब बात आती है तो जितने भी अब तक के प्रधानमंत्री हुए, मैं बहुत खुल के बोलना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों उनसे मेरा बहुत लगाव है। वो भारतीय राजनीति के अजात शत्रु। हाँ, जब उनकी बात आती है तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आंखों में मेरे पानी आ जाता है, पता नहीं क्यों। ऐसे व्यक्तित्व के धनी ही उनको मैं आपका संदेश यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं पहले कांग्रेसी विचारधारा का समर्थक था, लेकिन प्रयागराज में 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा में मेरे मित्रों ने जो थे मुझे जबरदस्ती ले गए, क्योंकि उसके 2 दिन पहले मैं राजीव गांधी की सभा में भी गया था। लेकिन मेरे कुछ मित्र जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में थे, वो मुझे जबरदस्ती ले गए। उस समय राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन जोरों पर था। उसके बाद उनके जो स्पीच मैंने शुरू किया, वहां से मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। धीरे धीरे मैं जो था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का मैं फॉलोअर बना और धीरे धीरे मैं जो था विचारधारा में परिवर्तन। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी का सम्मान नहीं करता हूँ, राजीव गांधी का सम्मान नहीं करता। वो श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं आयरन लेडीज के रूप में देखता हूँ। हालांकि उनकी आलोचना भी मैं करता हूँ, लेकिन उनकी प्रशंसा भी मैं करता हूँ। लेकिन 1989 हमारे सोचने के तौर तरीकों में एक बदलाव ला दिया। प्रयागराज जो आज इलाहाबाद प्रयागराज का पीडी टंडन पार्क जो सिविल लाइन में स्थित है, जहाँ विपक्ष के नेताओं की वहां सभा होती थी और प्रधानमंत्री की सभा केपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में होती थी। दोनों सभाएं 2 दिन के अंदर प्रति दोनों सभाओं को मैंने सुना, भाग लिया। और लेकिन जो दूसरी सभा थी वाजपेयी जी की, वहां से टर्निंग, तीसरी सभा लाल कृष्ण आडवाणी की हुई थी और वह मुझे और टर्निंग पॉइंट ला दिया जो था। अटल जी ने आपको पुरस्कृत भी किया था। वह अलग बात है, उसको व्यक्तिगत उपलब्धियों को मैं नहीं इसमें लाना चाहता हूँ, वो अलग चीज है। उसको नहीं लाना चाहता हूँ। मुझे याद आ गया तो वो छोड़िए संदीप और व्यक्तिगत, हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं, संबंधों की बात कर रहे हैं। वो चीज खैर अलग है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर कभी हम चर्चा करेंगे तब इन सब पहलुओं पर जो नहीं सर, विदेश नीति के संदर्भ में आपकी अप्रोच बहुत बैलेंस्ड है और एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में आपने जहां जिसकी आवश्यकता पड़ी आलोचना की, जहां जिसकी आवश्यकता पड़ी आपने उनके सकारात्मक तत्वों पर भी बहुत खुल के बातें की। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे थे तो वहां आपको जो लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ आलोचना करना चाहिए तो आपने आलोचना की। वहीं जब आप इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी विदेश नीति पर बात कर रहे थे तो आपने खुल के उनकी प्रशंसा की। तो ये बहुत हमारी चर्चा का जो उद्देश्य है सर, इस उद्देश्य को पूरा करती है आपकी ये सोच और आपका ये मार्गदर्शन। तो सर अब नरसिम्हा राव जी के बाद आप किसकी? नरसिम्हा राव जी के बाद भारतीय राजनीति में 2 मेहमान कलाकार और आए हैं जो लगभग कुछ
18 महीनों तक 2 प्रधानमंत्री इस दौरान रहे या 2 वर्ष काल में, एच डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल साहब। तो हम हाँ, आगे इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। गुजराल जी का सर महत्वपूर्ण है शायद गुजराल डॉक्ट्रिन। हाँ, गुजराल डॉक्ट्रिन है तो वह, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा एच डी देवगौड़ा, गुजराल जी जो थे विदेश मंत्री के रूप में, वीपी सिंह के कार्यकाल में भी विदेश मंत्री थे, देवगौड़ा जी के कार्यकाल में भी विदेश मंत्री थे। बिल्कुल सर, हम नेक्स्ट में देवगौड़ा जी और जो गुजराल जी के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, विदेश नीति का सेशन आज कुछ ज़्यादा ही किस्से कहानियों वाला हो गया और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और आज जो है कि काफ़ी शानदार मुझे लगा, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराइएगा कि पीवी नरसिम्हा राव जी की विदेश नीति के तत्वों पर बात हुई, उनकी विशेषता पर बात हुई, पड़ोसियों के साथ उनकी विदेश नीति कैसी थी, विस्तारित पड़ोस की नीति और लुकिस्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ों पर हमने बात की। और पश्चिमी एशिया और इजराइल के साथ, इजराइल साथियों 1948 में जो है कि देश के रूप में बना, लेकिन हमने जो अपने उनसे विदेशी संबंध बनाए, औपचारिक संबंध, वो नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में ही आता है। और चीन के संदर्भ में भी नरसिम्हा राव जी ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए देश के प्रति। तो आप इसको देखिए और अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराइए। सर, आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।